हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर है संपूर्ण मध्य प्रदेश, जिसमें हम यूनिट कवर कर रहे हैं 2, 4, 5, 6, 8 और 10। ये हम कंटिन्यू एक सीरीज कर रहे हैं। आपको डेली एक वीडियो मिल रहा है जिसमें मध्य प्रदेश के जितने भी आपके यूनिट्स हैं आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, उनके सारे क्वेश्चंस हम देख रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। ये हमारी 10,000 एमसीक्यूज की सीरीज है जिसमें जितने भी आपके नए टॉपिक है, साथ ही साथ जितने पुराने टॉपिक है, सारी चीजें मैं आपको एमसीक्यू के फॉर्म में याद करवा रही हूँ। तो यहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से याद भी करते चल रहे हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे। प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स वगैरह के और टेस्ट सीरीज वगैरह भी वहां पे अवेलेबल है। कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, तो आप ब्राह्मी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हो गया आपका, सबसे पहले किस चंदेल शासक ने कलचुरी शासक कोक्कल प्रथम से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो यहाँ पे आपको लोकेशन याद रखनी पड़ेगी कि जब हम चंदेलों की बात करते हैं तो ये आपके खजुराहो वाले इलाके में थे। ठीक है, जजाक भुक्ति जो नाम रखा था, और दूसरा आपके थे कलचुरी। कलचुरी दो जगह आपको मिलते हैं, एक तो त्रिपुरी के कलचुरी और एक महिष्मती के कलचुरी। ठीक है, तो ये खजुराहो और त्रिपुरी आपका बिल्कुल पास पास ही था। तो इन्होंने, आप क्या करता है एक राजा, या तो युद्ध करके जीते या तो उनसे संबंध बना ले अच्छे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले शादी मतलब वैवाहिक संबंध बना लिया, जिससे इन दोनों के बीच क्या रहे, बढ़िया प्रेम भाव बना रहे। लेकिन यही आप देखेंगे जब हम परमार की बात करेंगे तो परमारों का युद्ध चलता रहता है लगातार, कहीं कलचुरी से कहीं चंदेलों से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। यहाँ पे हमें बताना है कि किस चंदेल शासक ने सबसे पहले कलचुरी, वो भी कोक्कल प्रथम से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो ये थे आपके राहिल। ठीक है, राहिल जो चंदेल है, राहिल चंदेल जी किसके हैं पुत्र? ये आपके विजय शक्ति के पुत्र हैं। अगर हम संस्थापक देखें, संस्थापक चंदेलों का जो संस्थापक है वो कौन कहलाता है? चंदेल वंश का संस्थापक ये कहलाते हैं नुन्नुक जी। लेकिन नन्नुक जी जो है वो मतलब उसके अलावा जय शक्ति और विजय शक्ति ये दोनों भाई हैं, जो अब ऐसा माना जाता है कि मेन संस्थापक यही दोनों हैं। ठीक है, तो जय शक्ति इन्हीं के नाम पे आपका क्या नाम पड़ता है? जजाक भुक्ति। तो संस्थापक तो आपके नन्नुक जी हो गए, लेकिन ये दोनों भाई हैं, इनको माना जाता है असली संस्थापक आपके चंदेल वंश का। तो ये हो गया आपके जय शक्ति और विजय शक्ति। विजय शक्ति के बेटे जो थे ये थे आपके राहिल। याद रखिएगा, राहिल जो है उन्होंने कलचुरी से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो राहिल, राह इन्होंने कैसी चुनी? कलचुरी के साथ, कलचुरी के साथ मित्र मतलब बनने की राह चुनी। तो राह मित्र बनने की चुनी। चंदेल ने ऐसी राह चुनी जिससे वो कलचुरी के क्या बने? मित्र बने। तो राहेल का आपको राह याद कर लेना है। ठीक है, तो चंदेल ने राह चुनी मित्र बनने की कलचुरी से। तो ये हो गया आपका कलचुरी। नेक्स्ट देखिए, दिलीप सिंह भूरिया का संबंध भील जनजाति से है। दिलीप सिंह भूरिया इज रिलेटेड टू भील ट्राइब। ये आपका जनजाति यूनिट 10 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट 10 से रिलेटेड है। पेसा कानून बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। द क्रेडिट फॉर मेकिंग पेसा लॉ गोज टू हिम। बताना है आपको इसमें से सत्य कथन कौन सा है। तो सबसे पहला तो आपका दिलीप सिंह भूरिया भील जनजाति से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है ये भी बिल्कुल सही है। जो आपका पेसा कानून था उसको मतलब बोला जाता है कि पेसा कानून बनाने का जो श्रेय है वो आपके दिलीप सिंह भूरिया जी को है। अब आपके जो दिलीप सिंह भूरिया है ये आपके जो व्यक्तित्व वाला पोर्शन है, दिलीप सिंह ये 6 बार सांसद रहे। ठीक है, 6 बार सांसद रहे हैं। उसके अलावा जो अटल जी के टाइम पे ये क्या रहे हैं? SC/ST कमीशन जो था आपका उस टाइम पे, ये कमीशन साथ में ही था, तो ST/SC कमीशन के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। तो याद रखिएगा, दिलीप सिंह भूरिया भील जनजाति से रिलेटेड हैं और इनको पेसा कानून बनाने का श्रेय इनको दिया जाता है। 6 बार ये सांसद रहे हैं। और अटल बिहारी जी के टाइम पे ST/SC जो कमीशन था आपका, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जो था, उसके क्या थे? ये अध्यक्ष भी रहे हैं। सत्य कथन हो गया आपका 1 और 2 दोनों। ठीक है, याद रखिएगा, नाम जितने भी व्यक्तित्व हैं, हर बार एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो आपको सारे के सारे व्यक्तित्व बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, ये हो गया आपके दिलीप सिंह। दिलीप सिंह को आप
दिलीप का याद रखिए कि जो आपके दिलीप हैं, दिलीप के पास क्या है, पैसा बहुत है। पैसा से आप कर सकते हैं पैसा, तो दिलीप सिंह भूरिया से आप भील कर लेंगे और दिलीप सिंह से याद कर लीजिएगा कि दिलीप के पास पैसा बहुत है। पैसा बहुत है तो वो ST/SC कमीशन के अध्यक्ष भी बन गए थे। तो मतलब गलत वे में नहीं लेना है, बस याद करने के लिए कि दिलीप सिंह के पास पैसा था तो पैसा कानून हो गया। उसके अलावा उनके पास पैसा था इसलिए वो अध्यक्ष बन गए ST/SC कमीशन के, ठीक है। और भूरिया से भील जनजाति आप रिलेट कर ही लेंगे कि ये भील जनजाति से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिए, लड़ई रानी जिन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन किया था, किस वंश से संबंधित हैं? लड़ई रानी हु सपोर्टेड द ब्रिटिश इन द बुंदेला रिबेलियन 1842 बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपकी लड़ई रानी है, कहीं कहीं पे आपको लड़ई सरकार भी मिलेगा, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था 1842 के बुंदेला विद्रोह में। ये है किसकी? तो याद रखिएगा ये आपकी बुंदेला वंश की है, ठीक है, बुंदेला वंश की है। इनके जो पति हैं, पति जी हैं, उनका नाम था धर्मपाल बुंदेला, धर्मपाल बुंदेला। और जो पिंडारी थे, पिंडारी आपने नाम सुना होगा, जो कि आपके जो मराठों को हेल्प किया करते थे आपके ये पिंडारी। तो पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया था किसने? धर्मपाल ने। धर्मपाल ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये बुंदेला जो राजा थे धर्मपाल, फिर उनकी ये पत्नी मतलब ये अंग्रेजों से काफी अच्छी बनती थी इनकी। तो इन्होंने पिंडारी के जब हम दमन कर रहे थे, अंग्रेज दमन कर रहे थे अंग्रेजों का साथ, तो इन्होंने साथ दिया था। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई और जो आपकी लड़ई सरकार रहती है, ये लड़ई रानी रहती हैं, ये 1842 में किसका साथ देती हैं? आपके अंग्रेजों का। ये बुंदेला से ही थी, है ना, बुंदेलखंड वाले इलाके में ही थी। तो जो आपके जैतपुर के राजा थे और मतलब जितने भी मधुकर शाह वगैरह जो आपके राजा थे, उन सबके खिलाफ ये क्या करती हैं? हेल्प करती हैं अंग्रेजों को, ठीक है। ऐसे ही सेम आपको याद रखना है कि आपकी जो सिकंदर जहां बेगम थी, सिकंदर जहां बेगम कहाँ की? भोपाल की। तो ये 1857 की क्रांति में हेल्प करती हैं अंग्रेजों की बहुत ज्यादा, है ना। याद रखिएगा ये सिकंदर जहां बेगम बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की। इसी चक्कर में इनके अगेंस्ट में आपको मिलेगी सिपाही बहादुर सरकार, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ भी चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो फाजिल मोहम्मद, आदिल मोहम्मद, जो आपके मतलब भोपाल वाले इलाके से क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे, उनके खिलाफ भी अपनी ये सेना भेजती हैं। तो सिकंदर जहां बेगम ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था 1857 की क्रांति में आपके अंग्रेजों को। ऐसे ही हमारी कुछ राजा रानियां थे जिनकी वजह से आप देख रहे हैं कि अंग्रेज इतना ज्यादा मतलब पूरे भारत पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये हो गया सिकंदर जहां बेगम, जो कि भोपाल की आपकी रानी थी। लड़ई सरकार जो थी ये आपकी बुंदेला डायनेस्टी की थी, ठीक है, बुंदेलखंड। नेक्स्ट देखिए, रानी दुर्गावती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग रानी दुर्गावती? 1964 में मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा, ये बिल्कुल सही है। 1964 में कौन आया था? आसफ खान आया था। आसफ खान से लड़ाई हुई थी इनकी और फिर शहीद हो जाती हैं। और खान जहां उकीत जैसे योग्य मुसलमान सेना अधिकारी थे। तो यहाँ पे यह है कि दुर्गावती जी कितनी ज्यादा क्या थी? आपकी सहिष्णु थी और मतलब धर्मनिरपेक्ष कितनी सारी चीजें फॉलो कर रही थी कि उन्होंने मुसलमान को अपने सेना में अच्छे अच्छे पद दे रखे थे, ठीक है। तो एक तो ये शख्स खान हो गया और खान जहां उकीत हो गया। तो देयर वर कैपेबल मुस्लिम आर्मी ऑफिसर लाइक शख्स खान एंड आपका खान जहां उकीत, ये भी बिल्कुल सही है। इनके दरबार में महेश ठाकुर, नरहरि महापात्र जैसे विद्वान उपस्थित थे। स्कॉलर्स लाइक महेश ठाकुर, नरहरि महापात्र वर प्रेजेंट इन हिज कोर्ट, ये भी आपका बिल्कुल सही है। बचता है लास्ट, तो यही आपका आंसर होगा, सीधी बात है। ये है किसका? बाजना मठ का निर्माण दुर्गावती जी ने नहीं करवाया था। किसने करवाया था? संग्राम शाह जी ने। संग्राम शाह बाजना मठ जबलपुर, और इसके अलावा क्या करवाया था? संग्राम सागर भी करवाया था, संग्राम सागर का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। तो बाजना मठ, संग्राम सागर किससे रिलेटेड है? आपके संग्राम शाह से रिलेटेड है। याद रखिएगा, ये मैंने मतलब क्वेश्चन इसलिए भी रखे हैं कि जो आपके फैक्ट है, महेश ठाकुर, फिर नरहरि महापात्र, ये किससे रिलेटेड हो गए? आपके दलपत शाह और दुर्गावती के टाइम से रिलेटेड है, उनके दरबार में उपस्थित थे। मतलब यहाँ पे आपको ये जो फैक्ट है
ये याद रखना है कि ये मैंने फैक्ट इसलिए भी रखे हैं, इसलिए भी गलत नहीं किए कि आपको सेम ऐसे ही ऐसे याद करना है। दुर्गावती दलपत शाह के टाइम पे महेश ठाकुर, नरहरि महापात्र ये आपके विद्वान हुआ करते थे। अगर मुसलमान सेनापति की बात करें, सेना अधिकारी की, तो खान जहां की तो सक्स खान हो गया। 1564 में आक्रमण हुआ था मुगलों का, जिसका जो आपका सेनापति था वो आसफ खान था। ये तो आपको याद ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गई चीजें, मतलब इसमें मैं बहुत सारी चीजें इसलिए भी ऐड करती हूँ जिससे आपको याद हो वो चीजें। चलिए, यहाँ पे ठाकुर याद कर सकते हैं, यहाँ पे महापात्र याद कर सकते हैं कि ये दोनों दुर्गावती जी के टाइम के हैं। नेक्स्ट हो गया सत्य कथन बताइए, टेल द ट्रू स्टेटमेंट। मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया निदान कार्यक्रम 2023 में शुरू किया गया था। सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया डायग्नोसिस प्रोग्राम इन मध्य प्रदेश वाज लॉन्च्ड इन 2023। दूसरा, सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित प्रमुख जनजातियां प्रधान, पनिका, बरेला, भिलाला आदि हैं। यहाँ पे आपका करंट से रिलेटेड है प्लस यूनिट 10 से रिलेटेड है, तो मैंने दोनों क्वेश्चन मिक्स किए हैं। सिकल सेल एनीमिया आपका करंट में चल रहा है और बहुत ज्यादा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, बहुत सारी योजनाएं चला रही है, तो ये पूछा हुआ है योजना 2023 में स्टार्ट हुई। दूसरा पूछा है प्रमुख जनजातियां कौन है। मध्य प्रदेश में आपकी जनजातियां बहुत ज्यादा क्या है, इससे प्रभावित हैं आपके सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम से। स्पेशली आपका जो ये वाला बेल्ट है, मतलब ये वाला बेल्ट और ये वाला बेल्ट, तो आपका जो ये भील और उसकी उपजातियों वाला बेल्ट है, सबसे ज्यादा वहां पे अफेक्टेड है लोग, किससे, आपके सिकल सेल एनीमिया से। तो याद रखिएगा प्रधान, पनिका, बरेला, भिलाला ये सब सही है ना। वैसे भी आपके प्रधान, बरेला और भिलाला मतलब ये किसके हो गए, ये सारे आपके भील जनजाति के उपजाति हो गई। ये बस आपका पनिका अलग बच रहा है ना। तो ये याद रखिएगा कि आपकी भील जनजाति से रिलेटेड, और इधर थोड़ा सा मतलब आपका मंडला, फिर डिंडोरी, और इधर रतलाम, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, खंडवा, इन सब जगह में जो जनजातियां हैं वो सिकल सेल से प्रभावित हैं, सिकल सेल एनीमिया से, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसके लिए बहुत काम कर रही है। अब बताने किसमें से आपका सत्य कथन कौन सा है, तो याद रखिएगा ये 2023 में नहीं 2022 में स्टार्ट हुआ है ना। दो तो सिकल सेल के साथ दूसरा कौन है, थैलेसीमिया। तो दो बीमारियों पे हम फोकस कर रहे हैं, सिकल सेल प्लस थैलेसीमिया। तो यहाँ पे बताना है सत्य कथन, ये हो गया आपका पहला गलत है, तो ये हो गया सिर्फ केवल 2, ठीक है। तो केवल 2 आपका सही आंसर हो गया। यहाँ पे प्रधान, पनिका, फिर बरेला, भिलाला ये मेन जनजातियां हैं जो प्रभावित हैं आपके सिकल सेल एनीमिया से। और मध्य प्रदेश में याद रखिएगा सबसे ज्यादा आपकी जनजातियां ही प्रभावित है सिकल सेल एनीमिया से। डिटेलिंग इसकी हम दूसरी यूनिट में पढ़ेंगे। आपको पता है कि विज्ञान वाले चैप्टर में एक ये आपका मतलब एक ये टॉपिक ऐड किया गया है सिकल सेल एनीमिया के बारे में, तो वहां चीजें आप पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ बस मैं आपको करंट से रिलेटेड योजना बता रही हूँ। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है। सेंट सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। आपके जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, ताप विद्युत केंद्र हैं, याद रखिएगा उनका जो नाम है वो मतलब है स्थित वहां पे नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका संत सिंगाजी, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, तो कहाँ है आपके, ये है खंडवा में स्थित, ठीक है। तो संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट कहाँ मिलेगा आपको, खंडवा में मिलेगा। और इसके अलावा सतपुड़ा वाला जो है वो बैतूल में मिलेगा। विंध्याचल से रिलेटेड जो आपका सतपुड़ा है, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पे सतपुड़ा से आपको पता नहीं चलेगा कि किस जिले में हो सकता है, तो ये हो गया आपका बैतूल में। फिर उसके अलावा विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, विंध्याचल तो बिल्कुल ही अलग हो गया, तो ये कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा सिंगरौली में, सिंगरौली, ठीक है। तो ऐसे थर्मल पावर प्लांट के जो नाम है वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वो उनके नाम से बिल्कुल पता नहीं चलता कि उनका जिला कौन सा होगा, ठीक है। इसलिए रिवाइज जरूर करिएगा इसको। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, थर्मल पावर प्लांट से एक क्वेश्चन आया था शायद 2022 में या 21 में, एक क्वेश्चन आ चुका है सीधे सीधे, तो याद रखिएगा इसको अच्छे से। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में कुल छात्र नामांकन के मामले में किस स्थान पर, जो आपका मध्य प्रदेश है उच्च शिक्षा, कुल छात्र नामांकन के मामले में किस स्थान पर है। अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे रिपोर्ट 2020-21, व्हाट पोजीशन डज मध्य प्रदेश होल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट हमारे यहाँ कितना हो रहा है, तो हम रैंक कौन सी हमारी 6, 10, 15, 17, याद रखिएगा ये कितनी है, ये 6वीं रैंक है, 6th, ठीक है, 6th रैंक है, मतलब हम 6वीं रैंक पे हैं, 6ठे रैंक पे हैं।
मतलब हम छठे हुए बदमाश, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो छठे हुए बदमाश हैं, लेकिन हमारे यहाँ नामांकन जो है वो अच्छा खासा है, नामांकन अच्छा खासा है। बच्चे जो है छठे बदमाश हैं लेकिन नामांकन अच्छा खासा है मध्य प्रदेश में। ये आपका क्वेश्चन है इकोनॉमी का, इकोनॉमी, ठीक है, ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ये मैंने आपके शिक्षा वाला जो पोर्शन है, शिक्षा वाला पोर्शन जो है मध्य प्रदेश में शिक्षा का बताना है, प्रगति वगैरह, वहां से ये क्वेश्चन उठाया है मैंने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपके मध्य प्रदेश में छठे हुए बदमाश हैं लड़के, लेकिन नामांकन फिर भी अच्छा है स्कूलों में, उच्च शिक्षा में, है ना, तो ये भी याद रखिएगा। डिंडोरी जिले से जीआई टैग में शामिल कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है? विच प्रोडक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन जीआई टैग फ्रॉम डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट? डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में आपको कौन कौन सा मिलेगा? गोंड पेंटिंग, लौह शिल्प और कोदो कुटकी। यहाँ पे हमें याद रखिएगा जीआई टैग बताना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नहीं बताना है। इन दोनों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि मैम आपने कोदो कुटकी तो बताया नहीं, आपने ये तो बताया नहीं। तो याद रखिएगा जीआई टैग अलग है। जब मैंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बताया तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए आपके स्टूडेंट्स के कि मैम आपने जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपको कहीं पे क्या नहीं मिलेगा, जैसे आपके रतलाम जो है सेब नहीं मिलेगी, उसके अलावा रतलाम सेब नहीं, सॉरी, जो आपका गजक है, मुरैना का गजक है वो नहीं मिला वहां पे, तो ये वो मुरैना गजक तो आपने बताया नहीं। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या करना है, आपको अलग रखना है आपके किससे, जीआई टैग वाले से। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और आपका जीआई टैग दोनों कहाँ पे है, इकोनॉमी वाले पोर्शन में, है ना। एक आपका जो है वो किसमें है, एक आपके बौद्धिक संपदा में है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। उसके अलावा जो दूसरा है ये वाला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अलग से टॉपिक है, तो ये वहां से क्वेश्चन लिया गया है। डिंडोरी जिले में आपका गोंड पेंटिंग भी है और ये आपका आयरन क्राफ्ट भी है, रॉट आयरन क्राफ्ट, तो कोदो कुटकी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका एक और दो, पहला हो गया सही, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो शामिल, अच्छा यहाँ पे होना चाहिए शामिल है, कौन सा शामिल, विच ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्लूडेड, ऑप्शन के हिसाब से आपका कि एक और दो शामिल है, तीसरा शामिल आपका नहीं है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आएगा ये, ठीक है। तो दिमाग में कंफ्यूजन मत रखिएगा एक सभी कि आपको एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बताना है या जीआई टैग के अंतर्गत बताना है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर रहिएगा। मध्य प्रदेश में अति विशिष्ट पंचकर्म एवं सुखायु केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? Where will be highly specialized पंचकर्म एंड सुखायु सेंटर बी established इन मध्य प्रदेश? ये भी आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन है, इकोनॉमी में जो स्वास्थ्य वाला है, स्वास्थ्य, ये उससे रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों को लग रहा था यूनिट 6 में मैम कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से पढ़ना है, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन आज ज्यादा रखे हैं। तो ये आपका स्वास्थ्य वाला पोर्शन है कि अति विशिष्ट पंचकर्म एवं सुखायु केंद्र, ये जो है हम ये क्या हम प्रमोट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो आयुष पद्धति है, ये जो आयुष पद्धति है हमारे यहाँ स्वास्थ्य की, हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। इसके लिए पंचकर्म और सुखायु केंद्र हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? इंदौर, भोपाल, देवास, उज्जैन, याद रखिएगा ये है आपके भोपाल में। राजधानी में हम क्या कर रहे हैं, राजधानी में हो गया आपके जैसे सीएम जी को जब भी जाना हुआ पंचकर्म या सुखायु केंद्र जाना हुआ तो हम इसीलिए भोपाल में उसको बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हम आयुर्वेद हो गया, उसके अलावा यूनानी, जितने होम्योपैथी जितने भी हैं आयुष वाले आपके, तो उनको प्रमोट करने के लिए हमने ये जो है विशिष्ट पंचकर्म एवं सुखायु केंद्र स्टैब्लिश किया है भोपाल में, ठीक है, राजधानी में स्टैब्लिश किया है। नेक्स्ट हो गया आपका सोनार और श्यामरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? सोनार एंड श्यामरी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? तो आपको बताना है सोनार और श्यामरी सिंध नदी, केन नदी, टोंस नदी और माही नदी। यहाँ पे जब मेन जो आपकी नदियां हैं, जैसे कि हो गई आपकी नर्मदा, नर्मदा में भी आपको क्या मिलेंगी, बहुत सारी सहायक नदियां मिलेंगी। चंबल में आपकी लिमिटेड सहायक नदियां हैं, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, तो ये आपको याद हो जाती है। लेकिन फिर कुछ ऐसी नदियां बचेंगी जैसे कि सिंध, केन, टोंस, माही, जिनकी आपको मतलब परेशान हो जाएंगे उनकी सहायक नदियां याद करते करते, तो रिवीजन ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे में। ये आपकी सोनार और श्यामरी याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, ये आपके केन नदी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका केन रिवर, केन रिवर पे आपको घड़ियाल अभ्यारण्य भी मिलेगा। तो ये केन रिवर आपका सोन और बेतवा और केन जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो आपकी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, उसको भी याद रखना है।
ठीक है, उस पर भी काफी ज्यादा काम चल रहा है। उसके अलावा जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, आपका पन्ना नेशनल पार्क है, उसमें बहुत सारा एरिया डूब गया, तो उसकी वजह से हम रानी दुर्गावती आपका नया एरिया बना रहे हैं उन टाइगर्स के लिए। तो ये सारी चीजें आप फिर रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, केन नदी से, केन नदी जो है, केन का मैंने याद करने को आपको क्या बताया था, किसी भी बॉटल का या कोको कोला का जो केन आप रहता है ना, छोटा सा जो केन खोल के फिर पीते हैं, तो ऐसा आप केन इमेजिन कर सकते हैं कि केन है हमारे पास। तो आपकी जो सोना है, सोना और जो आपकी शाम कर सकते हैं, सोना और शाम दोनों को केन वाला कोका कोला या केन वाले बॉटल में ड्रिंक पीना पसंद है। ठीक है, तो क्या पसंद है, सोना को और शाम को। एक सोना नाम की लड़की है, श्याम नाम का लड़का है, उनको बॉटल जो आपकी केन आती है, केन में ड्रिंक पीना पसंद है। ठीक है, केन में ड्रिंक पीना पसंद होती है। ये हो गया केन नदी से रिलेटेड आपकी सोनार और शामरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली निजी क्षेत्र की लघु हथियार निर्माण इकाई किस जिले में स्थापित की गई है? इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश इन विच डिस्ट्रिक्ट? आपने इकोनॉमी वाले सेक्शन में ये जरूर पढ़ा होगा कि शुरू में हमने बहुत ही क्या कर रखा था, गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी बाहरी लोगों को, मतलब स्पेशली प्राइवेट व्यक्ति को फैक्ट्री वगैरह स्टैब्लिश करने के लिए। फिर हमने धीरे धीरे ओपन किया, जिसको स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, लाइसेंस राज। ठीक है, लाइसेंस राज जिसको हम बोलते हैं। और ये चीज मैंने आपका जो फॉरेन आपकी ट्रेड पॉलिसी है, विदेश नीति है व्यापार वाली, उसमें ये सारी चीजें आपको बताई हैं। फिर धीरे धीरे हम अपने क्या करते हैं, ओपन करते हैं इकोनॉमी, फिर एलपीजी रिफॉर्म आता है, फिर और ओपन करते हैं। अभी मोदी जी के आने के बाद, हम क्या कर रहे हैं, हमने बहुत सारे ऐसे सेक्टर ओपन कर दिए हैं जिनका पहले सिर्फ गवर्नमेंट के, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही उस सेक्टर में काम कर सकती थी। जैसे आपका एटॉमिक है, रेलवे है, इसके अलावा एक और सेक्टर था, ये था आपका डिफेंस। ठीक है, डिफेंस में भी आपका डिफेंस मतलब जो कि हमारा हथियार वगैरह बनाने का काम है, तो वो सारी चीजें भी सिर्फ गवर्नमेंट ही देख रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे हमने उसमें भी क्या किया है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमने स्टार्ट करवा दी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चालू करवा दी है, क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे, जैसे आपका अमेरिका है और जो भी बड़ी बड़ी कंट्री हैं, वेपन बेच के ही बहुत ज्यादा अमीर हुई हैं। और एक वेपन इतना ज्यादा महंगा आता है, आप देखते ही हैं कि हेलीकॉप्टर या कोई आपका फाइटर जेट लेना हुआ तो वो कितना ज्यादा महंगा पड़ता है। तो इसलिए हमने भी अपने डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, जिससे हम भी इस क्षेत्र में अच्छा कर पाए और फिर हम भी आने वाले टाइम पे निर्यात कर पाए, एक्सपोर्ट कर पाए। तो यहाँ पे क्या है, हमने सबसे पहले क्या है, लघु हथियारों के लिए, है ना, स्टार्ट की है निजी मतलब आपका प्राइवेट हो गया, और स्मॉल आर्म्स जो होते हैं उनके लिए हमने स्टैब्लिश की है। तो कहाँ की है, मेघनगर, झाबुआ, मालनपुर, भिंड, मनेरी, मंडला, पीथमपुर, धार। याद रखिएगा, ये है आपका मालनपुर भिंड। ठीक है, आपका जो भिंड में है वहां पे बहुत सारे लोग अब क्या करेंगे, बहुत माल छापेंगे। माल क्यों छापेंगे, क्योंकि वहां पे आपकी क्या आ गई है, हथियार की फैक्ट्री आ गई है, और हथियार काफी महंगे जाते हैं। तो क्योंकि हथियार की फैक्ट्री आ गई है, तो अब माल बहुत छापेंगे लोग भिंड वाले। ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं मालनपुर। और ये आपके इजराइल की हेल्प से बनी है, इजराइल की हेल्प से बनाई गई है, ये भी याद रखिएगा। इजराइल जो है छोटे छोटे वेपन्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और वो इतना ज्यादा अब आगे बढ़ चुका है कि बहुत सारी कंट्रीज उससे एक्सपोर्ट भी करने लग गई हैं, हम खुद उससे एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम इजराइल की हमने मदद से क्या किया है, छोटे स्मॉल वेपन्स के, छोटे लघु हथियार वाले फैक्ट्री हमने बनाई है मालनपुर भिंड में बहुत माल छपेगा, क्योंकि अब क्या है, वहां पे हथियार बनाए जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, इजराइल की हेल्प से बनाया है, ये याद रखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन अगर आता है तो कि किसकी हेल्प से बनाया है, तो इजराइल की हेल्प से बनाया है। सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कालिंजर पर आक्रमण, फिर 1493 सिकंदर लोदी है, ये लोदी का चंदेरी और नरवर पर कब्जा, 1528 में बाबर का चंदेरी पर आक्रमण, फिर 1546 में शेरशाह सूरी का कालिंजर युद्ध के दौरान मृत्यु। अब यहाँ पे आपको जो जो चीजें पता है आप पहले उस पर फोकस करिए, जो नहीं पता है उसके लिए परेशान नहीं होना। जैसे कि आपको ये पता है कि बाबर का चंदेरी जो युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में हुआ था। मैं जितनी बार आपको चंदेरी का किला बताती हूँ या 32वीं बावड़ी बताती हूँ, मैं जरूर बताती हूँ कि आपका बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ 1528 में।
जिसमें आपको फिर जौहर मिलेगा, बहुत सारी रानियों ने जौहर किया था, तो जौहर कुंड मिलेगा, खूनी दरवाजा मिलेगा, तो ये सब आपका चंदेरी से रिलेटेड, तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया। फिर दूसरा आपको शेरशाह सूरी के बारे में पता होगा, ये जो आपके कालिंजर है ना, यहाँ पे आपको चंदेलों की राजधानी थी। चंदेलों की राजधानी पहले आपके खजुराहो थे, जजाक भुगती, फिर खजुराहो से उन्होंने शिफ्ट कर लिया था कालिंजर, तो खजुराहो से फिर कालिंजर शिफ्ट कर लिया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी कालिंजर पर हमला किया। फिर इधर आपको ये चंदेरी और जो नरवर वाला है, ये तो मैंने आपको बताया था जब मैं ग्वालियर मानसिंह तोमर पढ़ा रही थी इसके पहले वाले लेक्चर में, कि मानसिंह तोमर मतलब जब सिकंदर लोदी और मानसिंह तोमर के बीच स्टार्ट हुई आपकी दुश्मनी, शत्रुता, तब क्या होता है कि सिकंदर लोदी ने आसपास के एरिया को कब्जा करना चालू कर दिया, जो ग्वालियर वाले क्षेत्र में आता था, जैसे कि हो गया आपका चंदेरी, नरवर। तो सिकंदर लोदी, अब ईयर आपको नहीं भी याद है तो अभी फिर आप ज्यादा परेशान नहीं हो जाइए उसके लिए। फिर आता है आपका शेरशाह सूरी वाला। तो शेरशाह सूरी का आपने सुना होगा कि कालिंजर में मतलब एक वो जो वेपन रहता है, कुछ रहता है, वो फूट जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपके शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है युद्ध के दौरान। तो यहाँ पे जो ये 1546 वाला ऑप्शन है, तो अगर अच्छे से आपको याद होगा कि शेरशाह सूरी जो है 1545 में डेथ होती है, और अगर नहीं पता तो जरूर याद रखिएगा जितने भी आपके मेन राजा हैं, जितने भी आपके मेन राजा हैं वो कब राजा बनते हैं, साथ ही साथ उनकी फिर डेथ कब होती है। जैसे बाबर 1530 में मरता है, डेथ होती है। फिर अगर बाबर की बात करें तो बाबर हो गया आपका 1530। फिर अगर हुमायूं की बात करें, हुमायूं, तो ये भी याद रखिएगा हुमायूं कब मतलब गद्दी पर बैठा, फिर आपका शेरशाह सूरी ने कब उससे गद्दी छीन ली। फिर शेरशाह सूरी की होती है 1545 में डेथ। फिर 10 साल बाद 1555 में जाके इनको क्या मिलता है, दिल्ली में शासन मिलता है, लेकिन अगले ही साल 1556 में इनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे आप रिलेट कर करके जरूर पढ़ें, जिससे ऐसे क्वेश्चन कि आपको एग्जैक्टली नहीं भी याद है फिर भी लगे कि हाँ डेथ तो इस साल में हुई थी, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन क्या है, सुमेलित सही नहीं है, 1545 है जब शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है आपके कालिंजर युद्ध के दौरान। अगर बात करें शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत सारे पेपरों में भी पूछा जा चुका है, तो ये है आपका सासाराम, सासाराम बिहार। ठीक है, सासाराम बिहार में क्या मिलेगा आपको, शेरशाह सूरी का मकबरा मिलेगा, मकबरा। तो ये हो गया आपके शेरशाह सूरी। अब देखिए आपको पहला कुतुबुद्दीन ऐबक वाला नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये भी याद रखेंगे कि ऐबक की मृत्यु भी बहुत पहले हो गई थी, है ना, 1200 के। अगर एग्जैक्टली नहीं भी याद है तो ये भी याद कर सकते हैं कि यार 1200 के स्टार्टिंग में कुछ कुछ हुआ था जब ये लोग आए थे, और फिर मतलब जब थोड़े टाइम बाद, तो जैसे ये राजा बनता है उसके बाद तो थोड़े टाइम बाद डेथ ही हो जाती है। तो ये आपको फिर याद रखना है, एग्जैक्टली ईयर नहीं भी याद है तो फिर एलिमिनेशन मेथड से आपको जानना है कि ऐसा टाइम लग रहा है, ये इसका टाइम सही लग रहा है। फिर ये ढूंढना है कि कहीं ऐसा कोई ऑप्शन जो आप जान पहचान का हो वो शायद गलत हो, है ना। टफ टफ वाले आप छोड़ दीजिए, आपको अगर शेरशाह सूरी के बारे में ही पता है कि कब गद्दी पे बैठा, कब मृत्यु हुई, तो उतने से ही ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देख के बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पहले सोचना है कि इसको हम कैसे एलिमिनेशन मेथड से या किसी भी तरीके से हम एक दो ऑप्शन जो है वो डिलीट कर दें। जैसे ही आप एक दो ऑप्शन हटा देते हैं, जैसे कि ये सही हो गया, ये सही हो गया, जैसे मान लीजिए आपको ये चंदेरी पता है और आपको ये पता है, तो बात क्या हो जाती है कि आपके फिर इन दोनों के बीच 50-50 हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा, तो आपके 50% चांसेस हैं सही होने के। और अगर आप कुछ नहीं जानते तब तो सिर्फ 25% चांसेस है, मतलब 25% ही चांसेस है सही होने के। लेकिन आप अगर दो को डिलीट कर देते कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल सही लग रहा है, ये बिल्कुल सही लग रहा है, तो ये बचता है कि चलो अब 50% आपके चांसेस हो गए क्वेश्चन के सही होने के। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि आप पहले क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, कुछ अपना दिमाग लगाइए, आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है आप उससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद तुक्का मारिए कि अब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बस आंख बंद करके लगा देना है, गोला भर देना है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ में देती जाती हूँ, आप एक बार उस पर गौर जरूर फरमाएं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा फैक्ट ही आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बस शुरू से लेके लास्ट तक अच्छे से पढ़ते रहें, एक बार रिवीजन जरूर करें, जिससे सारी जो ट्रिक हैं, ये जो चीजें मैंने बताई हैं, वो दिमाग में अच्छे तरीके से आपके बैठ जाए। ठीक है, आपको ये पूरा सीरीज पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आपको ये चीजें पसंद आ रही है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।